हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश। दोस्तों, भारतीय संविधान की कड़ी में एक बार हम फिर यहाँ पर हाजिर हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से। और ये वीडियो नंबर 3 है। अगर किसी ने वीडियो नंबर 1 और 2 ना देखी हो तो एक बार उसको जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना इसको। संविधान की हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए हुए। और मेन जो इसके पॉइंट्स है उस पर हम फोकस रखेंगे, हर बार की तरह जो हम रखते आए हैं अब भी हम रखेंगे। तो आइए लेट मी स्टार्ट दिस कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना प्रीएम्बल क्या है, तो देखिएगा ये एक झलक है। कई नाम से प्रस्तावना को जाना गया है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे संविधान का दर्शन कहा गया है, इसे संविधान की झलक कहा गया है। और यहां तक कि अगर मैं बात करूं एन की पालीवाला, एन के पालीवाला, तो उसने तो इसे क्या कहा है, इसने कहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो एक तरीके से परिचय पत्र है। परिचय पत्र है। तो देखो प्रस्तावना को कितने नाम से जाना गया है। एन की पाने वाला ने कहा कि परिचय पत्र है, मैंने कहा इसे दर्शन भी कहते हैं, संविधान का दर्शन है, ये संविधान की एक झलक है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है संविधान की आत्मा क्या है, झलक क्या है। तो अब सवाल ये है कि संविधान की प्रस्तावना हमने रखी और ये किसका आउटकम था, परिणाम था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पत्रिका रखी थी, घोषणा थी, तो उसका एक पार्ट है यहाँ पर। तो इसको अब हम शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको संविधान की प्रस्तावना जो है उससे संबंधित फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए। जैसे यहां तो मैंने बताया ये एक दर्शन है, आत्मा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कही। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना ली किस देश से, तो सबसे पहले तो प्रस्तावना के लिए हम प्रेरित हुए तो जो अमेरिका का संविधान था, अमेरिका के संविधान से हम क्या हुए, प्रेरित हुए। किसके लिए, प्रस्तावना के लिए, प्रस्तावना के लिए प्रेरित हुए। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस, तो फ्रांस से हमने ढांचा लिया है। किसका ढांचा लिया है, प्रस्तावना का ढांचा लिया है। तीसरा हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है इसकी भाषा। भाषा का मतलब है कि इसे प्रस्तुत कैसे किया गया है। आप सबको पता है ना हमारी प्रस्तावना कैसे शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभु संपन्नतावादी बनाने के लिए दिस ये आप पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमली रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द राइट्स, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो भाषा की शैली है, प्रस्तुतिकरण का ढंग है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है, एन के पाली वाले ने कहा ये परिचय पत्र है, दर्शन कहा गया, झलक कहा गया, आत्मा कहा गया। और हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर प्रस्तावना रखी और फ्रांस से इसका ढांचा, स्ट्रक्चर लिया प्रस्तावना का, और ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली। तो एक बहुत ही मूल चीज है प्रस्तावना। जैसे ही हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो संक्षिप्त में पढ़ने के बाद हमें एकदम से पता चल जाता है कि संविधान में है क्या। तो उद्देशिका भी कहते हैं प्रस्तावना को। ये तुरंत पढ़ने के बाद हमें ये एहसास होता है, हम ये जान पड़ते हैं कि भाई पूरे के पूरे जो है संविधान में कहा क्या गया है। अब मैं इसको एक 3 कैटेगरीज बनाऊंगा और उसमें समझाऊंगा, आपको ये एकदम से समझ में आ जाएगी। लेकिन इसको समझने से पहले मैं ये बताता हूं कि प्रस्तावना को लेकर हमारे पास 3 केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को लेकर अपने ही कुछ निर्णयों में बदलाव किए हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे केस थे, आइए इसको हम समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रस्तावना क्या चीज है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, एक केस आता है 1957 में, ठीक है। और इस केस का जो टाइटल था, जो सुप्रीम कोर्ट में आया, वो था संघ वर्सेस संघ बनाम। बनाम को क्या कहते हैं? वर्सेस। वर्सेस बोलते हैं तो मदन गोपाल। मदन गोपाल, ये एक केस का टाइटल था भाई। 1957 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, जो संघ वर्सेस मदन गोपाल के नाम से फाइल हुआ सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस केस की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। तो क्या कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ध्यान देना मेरी बात पर। ऐसा 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती हमारी विधायिका, न्यायालय कोई बदलाव नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। और ये सब चलता रहा। लेकिन ऐसा ही एक और केस आया 1960 के अंदर, 1960 में, और इस केस का जो टाइटल था वो था बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन। बेरूबाड़ी वर्सेस, वर्सेस का मतलब है बनाम संघ। एक केस हो रहा है भाई। कब आया ये? 1960 में। और किस चीज को लेकर? प्रस्तावना को लेकर। हम ये सारी प्रस्तावना को फोकस करके बता रहा हूं मैं, जितना भी है यहां पर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, वो संविधान का अंग नहीं है। ध्यान देना, अंग नहीं है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसे अंग नहीं माना। और इसलिए जो विधायिका है ना, हमारी विधायिका, या विधान पालिका भी कह सकते हो आप, विधान पालिका जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। भाई किस में संशोधन नहीं कर सकती? प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसे संविधान का अंग नहीं माना प्रस्तावना को, और कहा कि भाई इसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा ही एक और केस आया, और वो आया 1973 में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अक्सर पूछा भी जाता है। और अब की बार इस केस का जो टाइटल था वो था केशवानंद, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस, मतलब बनाम केरल सरकार, केरल। अब यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ही बदल दिया। इन दोनों फैसलों में क्या कर दिया? 1957 और 60 का फैसला ही बदल दिया। और ये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अंग है, ये संविधान का अंग है, और संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जब अंग मान लिया और मूल ढांचा मान लिया, तो सीधी सी बात है, अब इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। हम आगे पढ़ेंगे इसमें। सुप्रीम कोर्ट के पास जब न्यायालय आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अपने ही फैसले को बदलने की शक्ति होती है। सो यहां सबसे पहले हमें 1973 में ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला जो है बदल दिया। अब भाई इसका प्रभाव क्या पड़ा? अब फैसला दिया है तो प्रभाव तो पड़ना होगा ना। और इसका प्रभाव ये पड़ा 1976 में 42वां
संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ और हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। अब ये 3 जो शब्द थे ये कौन कौन से थे, कौन कौन से जोड़े? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता, एकता या अखंडता कह सकते हो। ये 3 शब्द जोड़ दिए संशोधन करके। देखो ना, 73 में फैसला दिया केशवानंद भारती वाले केस में, और 1976 में हमारी संसद ने, जो यूनियन लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधान पालिका है, उसने 3 शब्द जोड़ के और प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। ठीक है, देखो कितना बदलाव है यहाँ पर, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में हम सीख रहे हैं, बिल्कुल आसान शैली के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब मैं आपको प्रस्तावना समझाता हूं कि प्रस्तावना है क्या और क्यों इसे दर्शन कहा गया है। तो देखिएगा, प्रस्तावना में इसको दर्शन को हम यहां पर इंडिकेट करेंगे और समझाएंगे, इसलिए मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। अपनी पूरी प्रस्तावना को 3 भागों में बांट रहा हूं, देखना समझना। मैंने प्रस्तावना को यहां पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, आप कभी भी भूल नहीं सकते प्रस्तावना को, अगर ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए। सबसे पहला आता है कि इसका स्रोत क्या है, भाई स्रोत क्या है संविधान का। दूसरा हमारे पास आता है कि प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, इसकी फीचर क्या है, और तीसरा है हमारे पास कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो आइए 3 कैटेगरी में पूरी प्रस्तावना चुटकियों में आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, वो करते हैं स्रोत। भाई हमारा संविधान किसने दिया, सबसे ज्यादा पावरफुल है कौन, कौन है पावरफुल? तो आप बिल्कुल शुरू में पढ़ते हो, और ये पढ़ते हो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम ऐसे पढ़ते हो ना, हम भारत के लोग, भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष वगैरह वगैरह बनाने के लिए। तो ये स्रोत है। पावर जो आई है, शक्ति जो आई है, वो कहां से आई है? भारतीय जनता से, भारतीय नागरिकों से। तो ध्यान रखना, लोकतंत्र में और ये संविधान जो भी है, ये सारी पावर पीपल ऑफ इंडिया की है। तो ये हो गया स्रोत। क्लियर यहां तक? अब हमारे पास आता है स्वरूप। भाई इसका स्वरूप क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो इसका स्वरूप क्या है, फीचर क्या है? समाजवादी है भारत। दूसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है भारत। तीसरा, भारत एक प्रभु संपन्नतावादी भी है, प्रभु संपन्नतावादी, सॉवरेनिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और तीसरा अगर बात करते तो भारत एक रिपब्लिक भी है, गणराज्य भी है। और फिर हमारे पास आता है भारत एक लोकतंत्र भी है, भारत एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी भी है। तो ये हमारी प्रस्तावना का स्वरूप है। बिल्कुल आसान, आप तुरंत समझोगे। देखना, भारत एक समाजवादी देश है, इसका मतलब है देश के सभी संसाधनों पर सभी भारतीय नागरिकों का समान अधिकार है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जो 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। वो देश के संसाधनों को बांटता है, इक्वली सब में रिसोर्स को डिवाइड करता है, तभी भारत क्या एक समाजवादी देश है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक सेकुलर कंट्री है, अर्थात यहां कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को आजादी है, सभी धर्म स्वतंत्र है, हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। फिर आता है प्रभु संपन्नतावादी।
इसका मतलब है भारत की आंतरिक और बाह्य नीतियां खुद की होंगी, स्वयं की होगी। भारत किसी दूसरी ताकत के दबाव में नहीं आएगा, कोई और देश के दबाव में काम नहीं करेगा। और ऐसा हम देख भी चुके हैं, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1998 में, और अमेरिका और कई दिग्गज देशों को जो है किनारे लगा दिया, और हमने उस समय सीटीबीटी और एनपीटी जैसे संधियों पर सिग्नेचर नहीं किए, साइन नहीं किए। ये हमारी प्रभु संपन्नता का एक जीता जागता उदाहरण था। गणराज्य, भारत एक रिपब्लिक भी है, और गणराज्य का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए, उसका पद वंशानुगत या परंपरागत नहीं होना चाहिए। जैसे कि भारत, और भारत का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति है, और हर 5 साल में उसका चुनाव होता है, उसे चुना जाता है। उसका पद वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, इसको हम कहते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। फिर आता है लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने बड़ी ही अच्छी दी थी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और दुनिया में भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो ये देखो, हमने ये समाजवादी पढ़ के हमें सीधा सीधा इसका स्वरूप का पता चल गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि उद्देश्य क्या है। ये संविधान हमने बनाया है, इसका पर्पस क्या है आखिर, तो इसको आइए समझते हैं। पहला इसका उद्देश्य है वो है भारतीय नागरिकों को न्याय देना। अब न्याय की भी कैटेगरी बनाई गई है। कैसा न्याय होना चाहिए भाई? सामाजिक न्याय होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक न्याय होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ये हो गया न्याय। अब कहोगे ये कौन से न्याय है? तो सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा। जब ब्रिटिश शासन भारत पर था, तो उस समय अंग्रेज लोग अपने घर के सामने बोर्ड लगाते थे और कहते थे डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, तो वो भेदभाव करते थे। अब आजादी के बाद सबका सामाजिक न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपनी आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। ये एक मौलिक अधिकार में भी आएगा, हम पढ़ेंगे। और राजनीतिक न्याय का मतलब है प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वह किसी भी चुनाव में भाग ले सकता है, चाहे पंचायती चुनाव हो, विधानसभा हो, या फिर लोकसभा के चुनाव हो, या राज्यसभा के चुनाव हो। तो ये हमारे पास है राजनीतिक अधिकार। तो तीनों अधिकार, ये न्याय का उद्देश्य यही है कि तीनों तरह का जो न्याय है वो मिलेगा भारतीय नागरिकों को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, फ्रीडम। संविधान में साफ मौलिक अधिकार दिए हुए हमें, अनुच्छेद 19 से 22 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्रता भी है। इसके बाद आती है समानता, समानता, इक्वालिटी। ये भी हमारे मौलिक अधिकारों में है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारा हम पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स आएगा। तो भारतीय नागरिकों को समानता का भी प्रावधान किया गया है, दी गई है। इसके बाद आती है बंधुत्वता। बंधुत्ता अर्थात फ्रेटर्निटी। भारत सरकार, भारतीय संविधान सब ऐसी कोशिश करेंगे कि हर एक हमारे देश में भाईचारा पनपे, भाईचारे को जो है बढ़ावा मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। और फिर हमारे पास आती है गरिमा। गरिमा, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टीज, अर्थात कि हर एक नागरिकों की गरिमा की रक्षा की जाएगी, किसी तरह का उनके ऊपर अपमान नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये हो गए हमारे पास उद्देश्य। अब क्लियर हुआ आपको? स्रोत क्या है? भारत के लोग। स्वरूप क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभु संपन्नतावादी, गणराज्य, लोकतंत्र। और उद्देश्य क्या है? न्याय देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता और गरिमा। और फिर हमने क्या पढ़ा?
हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभु संपन्नतावादी, गणराज्य और लोकतंत्र बनाने के लिए इसके नागरिकों को देते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमा। और आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा ये संविधान समर्पित करते हैं किसको? भारतीय नागरिकों को। तो ये थी झलक। आपने देखा कि थोड़ा सा देखने के बाद हमें पूरा का पूरा जो है क्लियर हो गया है, पूरी प्रस्तावना क्लियर हो गई है। अब एक बार मैं इस टॉपिक का रिव्यू ले रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, दर्शन कहा गया है, झलक कहा गया है। एन के पालीवाला ने तो इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब इसको लेके 3 केस भी आए हमारे पास, ध्यान करो कौन कौन से आए। 1957 में संघवाद और मदन गोपाल का आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायालय इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन 1960 में बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट का केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। और 1973 में एक बड़ा केस का फैसला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। और परिणाम ये हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना। मुझे आशा है, उम्मीद है कि पूरी तरह से ये प्रस्तावना आपकी समझ में आ गई है और अगले चैप्टर के लिए आप तैयार रहेगा। फिर मिलते हैं हम अपने चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करो, शेयर करो। दोस्तों ये आपका अपना ही चैनल है, पढ़ाई से जुड़िएगा और कनेक्ट रहिएगा इसमें। धन्यवाद।